सॉफ्ट आयरन कोर स्टार्ट है। सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो हाईली मैग्नेटाइजिंग मटेरियल का होता है, ये पता होना चाहिए आपको। इस कॉइल को बोलते हैं हम प्राइमरी कॉइल, इस कॉइल को बोलते हैं हम सेकेंडरी कॉइल, इसको बोलते हैं हम इनपुट और इसको बोलते हैं हम आउटपुट। ये सारी बातें आप एग्जाम में लिख लोगे और फिर लिखोगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन है ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, इसी को देखते हुए बनाया गया था। इसको यूज क्या है इसका, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज या लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करने में ये यूज किया जाता है सर, ठीक है। ओके, अब ये सारी जो कहानी थी, मतलब जो ऐसे फालतू के कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था वो इसमें से निपट जाएगा। अब आते हैं थोड़ा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की कहानियों पे कि कैसे सर म्यूचुअल इंडक्शन की कहानी चल रही है, क्या हो रहा है, वो सारी जो बातें हैं आपके पास वो यदि आप क्लियर करो तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, इस इनपुट सर्किट में हमने एक बैटरी लगाया। हम कौन सी बैटरी लगाएंगे, एसी बैटरी, उसका नाम क्या होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, जो ऑलरेडी हम शुरू में लेके चले थे बेटा, वो बैटरी हमने यहाँ पे लगा दिया। वी नॉट साइन ओमेगा टी की बैटरी मैंने लगाई, और जैसे ही बैटरी इसके पास जाएगी करंट फ्लो कराएगी, और इस सोलेनोइड में जब करंट प्रोड्यूस होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और धीरे धीरे वो करंट प्रोड्यूस होगा, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा चेष्टा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है। क्या प्रोड्यूस हो सकता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ध्यान दीजिएगा, मैं ये दोनों कॉइल की बात बता देता हूँ। ये दोनों कॉइल में हो सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न बराबर हो, लेकिन कॉइल का ये जो लूप का जो एरिया है, जो रेडियस है, दोनों कॉइल का बराबर है। क्या है, दोनों कॉइल का जो रेडियस है गाइस बराबर है। नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन रेडियस मतलब समझ रहे हो, ये सोलेनोइड का जो रेडियस है वो दोनों केस में बराबर है। मेरी बात समझने की कोशिश करना चेष्टा, नहीं तो घबरा जाओगे भी। तो हम क्या किए, यहां से लेके एक इसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई धीरे 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 धीरे, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट एन आई होगी सर, क्योंकि सोलेनोइड है। अब सब लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है, पता है ना आपको, अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड होती है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड तो होगी नहीं। और ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर से इधर आई तो इधर जाएगी, फिर वही मैग्नेटिक फील्ड उसमें से उसमें भी जाएगी। अब देखो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की ब्यूटीफुल कहानी चल रही है, इसके द्वारा उसको, उसके द्वारा उसको, और ये यहाँ पे फील्ड लाइंस इधर भी चल जाएंगे। तो ये समझने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं, बस इतना है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर होते हैं सोलेनोइड की, ये सबको पता है, ठीक है साहब। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक फैराडे के द्वारा फर्स्ट कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कि नहीं, होगा सर, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। ओके, तो हमने कहा कि सर जैसे व्हेन एन एसी वोल्टेज अप्लाई किया हमने, अप्लाई टू, इस कॉइल का नाम क्या बेटा, प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में हमने एक एसी वोल्टेज लगाया बेटा। देखो जो मैं बात कर रहा हूं मैं लिख रहा हूं, मैं बाकी कुछ नहीं। एक एसी वोल्टेज लगाया, तो आपने कहा सर जैसे आपने एसी वोल्टेज लगाया तो उसमें करंट जाएगा, और करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि आई की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, एरिया तो कांस्टेंट है, एरिया क्या है, कांस्टेंट, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स में चेंज होगा तो गाइस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो व्हेन एन एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ प्राइमरी कॉइल, ठीक है, करंट, ये आपके समझने के लिए, इतना नहीं भी लिखोगे एग्जाम में तो भी चलेगा, करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल इंक्रीजेस, करंट इंक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड मैग्नेटिक फील्ड कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, जो चेंज हो रही होगी, चेंज प्रोड्यूस, ब्रैकेट में लिख देना चेंज प्रोड्यूस। ऐसा होने से
लिख ले, जिसको लिखना लिखे, नहीं तो नहीं लिखना नहीं लिखा भाई। जो बात हम कर रहे हैं, जो हम इसमें कर रहे हैं वही हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिखने के बाद हम लिख सकते हैं एंड हेंस एंड इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन प्राइमरी कॉइल। तो आप लिखोगे इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन प्राइमरी कॉइल, लिख लो आप लोग। इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन प्राइमरी कॉइल। तो बेटा आप लिखो क्या हो रहा है, तेरे से नहीं हो पा रहा है क्या, क्या दिक्कत क्या है? मीटिंग बंद हो गई, दोबारा स्टार्ट किया। तो कितनी बार उसको ऐसे ऐसे कर रहे हो? किसको? उसी को। तो बार बार लोग आ रहे हैं तब एडमिट कराना पड़ता है। कहाँ कहाँ चले गए थे वो लोग? मीटिंग बंद हो गई थी ना। तो एंड इंड्यूस ईएमएफ प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होगा, ठीक है व्यूज। तो इंड्यूस ईएमएफ प्राइमरी कॉइल में जो प्रोड्यूस होगा, लिखो आप एंड इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन प्राइमरी कॉइल। चेंज तो लिख लिया ना आपने। तो इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल हो जाएगा आपका d∅/dt। और आप कहोगे सर माइनस भी होगा, मैं बिल्कुल मान लिया। और मैं मान लूं कि इसमें NP, तो NP क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। यहां पे आप लिख लोगे NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में बेटा नंबर ऑफ टर्न है NP, और उसमें जो फ्लक्स चेंज हुआ वो d∅/dt था। ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल ये हुआ। अब बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 1 में मान लो, छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न है NS, कितने हैं NS, और इसमें कितने हैं NP, तो EMF प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल EMF प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चेष्टा बेटा ध्यान देना। ES इज इक्वल टू माइनस NS, नंबर ऑफ टर्न NS है, और d∅/dt। अब ध्यान से सुनना, कोशिश करना समझने की। देखो इसमें जो फ्लक्स था एक टर्न में, वो था d∅, एक टर्न की बात कर रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ टर्न की वजह से क्या हुआ, n मल्टीप्लाई हो गया। तो मैंने ये बात बोली कि इसका एरिया भी उतना ही जितना एरिया उसकी है। अब बात ये समझ में आई कि सर मैग्नेटिक फील्ड तो इसी की वजह से इसमें प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इसमें कोई सोर्स नहीं है बेटा, इसी की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसे भी पास करेंगी, ये कह सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि फ्लक्स दोनों के एक एक टर्न से बराबर पास कर रहे हैं। n टर्न अलग अलग हैं तो EMF अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो फ्लक्स है दोनों से सेम फ्लक्स पास करेगा। ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि बीच में कोई भी फील्ड लाइन का लॉस नहीं होगा। मैंने बोला कि फेरोमैग्नेटिक आयरन क्यों लगाए जाते हैं, आयरन कोर क्यों लगाए जाते हैं बेटा, क्योंकि वो एक भी फील्ड लाइंस को लॉस ना करवा सके। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 को डिवाइड कर लो तो आपका एक रिलेशन आ जाएगा जो NCERT का इंपॉर्टेंट रिलेशन, और इतना करोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा CBSE में। तो ES/EP यदि आप कर लो, ES/EP तो d∅/dt कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ES/EP फटाफट करो, ES/EP क्या है गाइस, NS/NP। बॉक्स में बंद करो, फार्मूला रजिस्टर में जाएगा ये। किसी भी कॉइल का EMF कितना होगा उसके नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है, क्योंकि फ्लक्स दोनों में क्या होता है, सेम होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ टर्न जितना ज़्यादा बढ़ा दोगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा,
वोल्टेज बढ़ जाएगा उसके क्रॉस। पीयूष बताओ कोई दिक्कत है? शाबाश। तो बेटा इतना ही लिखना है। जो मैंने आपको बात बताई ना कि हाई पावर और लो पावर वोल्टेज, ये सारी बात सारी इसलिए क्लियर की कि मान लो एग्जाम में जाके तुम भूल गए सब कुछ, तो क्या लिखोगे? तो वो सारी बातें याद आएंगी, तो ये सब बातें याद आ जाएंगी। नहीं तो स्कूल वाले तो इतना ही लिखवा के निकल लेंगे, लेकिन एक्चुअली तुम्हारे दिमाग में उतने दिन तक टिकेगा भी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तुम जानते नहीं, तुम सीखने थोड़ा ही आए हो, तुम तो रट्टा मारने आए हो, तो फिर उतने दिन तक तुमको याद रहेगा। मैं आगे बढ़ूंगा गाइस। देखो यहाँ पे जो मैंने बात इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखा है वो लिखा नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी और नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी का कंसेप्ट मैंने लिखा आपको। तो NS/NP मतलब कि जितना ज़्यादा हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा EMF होगा सर उस कॉइल के द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब हम जानते हैं हर जगह, सारे जितने भी 12th पास के सब लोग जानते हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि वो क्या रहेगा। बस E is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N और ये रट्टा मार लिया, खत्म जी। इनमें यदि नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दिया जाए, हो सकता है कि ये वाला ज्यादा प्राइमरी और हो सकता है सेकेंडरी कम है, तो उस केस में ट्रांसफार्मर अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो वो सारी बातें नंबर ऑफ टर्न पे बताएंगे कैसे क्या हो रही है कहानी। दूसरी बात, यदि हम आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा सेकेंड क्या क्या कहानी हो सकती है। तो ठीक है, एक और फार्मूला देखते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? आइडियल ट्रांसफार्मर होता है कि सर उस ट्रांसफार्मर में, देखो ट्रांसफार्मर क्या है, ध्यान सुनना। ये जो जितने भी ट्रांसफार्मर के जो ये प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल है, उनके वाइंडिंग के चक्कर में लॉस होने वाला है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में देयर इज नो लॉस, मतलब जो इसमें से जो भी एनर्जी लोगे वो एनर्जी इसमें जाएगी, क्या इसका जो भी पावर होगा उसका पावर होगा, देयर इज नो लॉस। और जब ना लॉस नहीं होगा तो आइडियल ट्रांसफार्मर बन जाएगा। तो मान लिया हमने कि आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो क्या होना चाहिए? तो यदि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो सर जो भी पावर हमारा एक के थ्रू होगा वही पावर दूसरे के थ्रू भी होने वाला है। और एक बात मैं बता दूं आपको, इस फार्मूले को आप ये भी लिख सकते हो, कोई बच्चे को नहीं पता था VS क्या है, इसको आप लिख सकते हो पोटेंशियल अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, VS लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? ये तो पहले बता चुका हूं मैं। इसको लिख सकते हो BP लिख सकते हो आप। तो आपकी NCERT में लास्ट में ऐसे भी लिख दे, यहाँ पे पहले ES के जगह पे VS लिख दे और लिख दे VP, तो भी सही है, क्योंकि ये पोटेंशियल ही है यार। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना तुम लोग, दोनों सेम बात है। ES और EP, ES और VP सेम हो जाए, VS सेम हो जाएगा, तो मतलब EMF पोटेंशियल बन सकता है। ये ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ। पोटेंशियल अक्रॉस प्राइमरी बोलो या EMF अक्रॉस प्राइमरी बोलो, यहाँ पे सेम बात होगी, बिकॉज देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो बात सेम है। वही NCERT ने पूरे 4 लाइन में वही लिखा है। ठीक है, दिख रहा है पीयूष? बोल रहे अक्षित वक्षित किसी को दिक्कत है? भाई विभू वगैरह दिक्कत है? ES को VS लिख, हाँ ES को VS लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि वो पोटेंशियल और EMF सेम हो जाता है, ऐसा दोनों वोल्ट है। अब हम बात करें आइडियल पावर की, तो आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब 100% इफिशिएंट होगा, देयर इज नो लॉस, कोई लॉस नहीं होगा। तो लिख लो आप आइडियल ट्रांसफार्मर में देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, 100% इफिशियंसी ट्रांसफार्मर में होगी। बेटा एनर्जी का लॉस होगा सर, तो कहां होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी घबराओ नहीं। यदि आइडियल ट्रांसफार्मर हुआ तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, 100% एफिशिएंसी हो जाएगी उसकी, एंड इनपुट पावर इज इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट पावर, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर हो जाएगा गाइस।
तो इनपुट पावर, इनपुट कौन है बेटा, पहले बता दिया मैंने ये, तो क्या हो जाएगा वी पी आई पी, पावर क्या होता है वी आई होता है ना, इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा वी एस आई एस। किसी कोई दिक्कत है, ये है इनपुट पावर, ये है आउटपुट, क्योंकि इनपुट सर्किट कौन सा मैंने बताया था आपको बेटा बार बार चिल्ला चिल्ला के, प्राइमरी इनपुट होता है, सेकेंडरी आउटपुट होता है। तो यहां से एक और रिलेशन आ जाएगा, आप ध्यान देंगे तो वी एस अपान वी पी इज इक्वल टू आई पी अपान आई एस। ध्यान दीजिए ये उल्टा रिलेशन है, करंट के साथ पोटेंशियल का उल्टा रिलेशन है, जबकि नंबर ऑफ टर्न का सीधा रिलेशन है। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बॉक्स में बंद करिए। देखने वाली बात है कि यहाँ ऐसे तो यहाँ पी है, गलती से नहीं लिखा है, यहाँ पी है तो यहाँ ऐसे है, तो मतलब सर नंबर ऑफ टर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां मैं नंबर ऑफ टर्न का फार्मूला लिखूं तो क्या लिखूं, ये नोट कर लो भाई। नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाएगा इसकी जगह पे, एन एस अपान एन पी इज इक्वल टू आई पी अपान आई एस भी हो जाएगा। तो मतलब देख रहे हो नंबर ऑफ टर्न क्या हो रहा है, उल्टा है। नंबर ऑफ टर्न इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो एन एस आई एस एन पी आई पी। बात समझ में आ रही पीयूष? अरे जल्दी बोल रहे। अरे वाह, थोड़ा कमाल कर दिया तूने भाई, बहुत अच्छी बात। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपको नंबर ऑफ टर्न पता हो तो आप क्या निकाल सकते हो, इस दोनों को बॉक्स में बंद कर लो। बस बेटा करंट भी निकाल सकते हो प्राइमरी में या सेकेंडरी में, और पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। नंबर ऑफ टर्न आपको पता होना चाहिए और एक में करंट पता होना चाहिए। तो इस तरह से नोट कर लीजिए, जिसको दिक्कत है तो बताइए। इनपुट पावर आउटपुट पावर बराबर होगा, सबने नोट कर लिया था, फिर से बताऊं, वी एस था, आई एस था, वीपी था, आईपी था, वी एस अपान वीपी था, आई पी अपान आई एस था। ये नोट कर लो यार, ये इनपुट पावर, ये आउटपुट पावर, इन फॉर आइडियल के लिए। ये आइडियल यदि नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। और आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है, ठीक है। देखिए दिक्कत ये है यहाँ पे, मान लीजिए कि 100% एफिशिएंट एक ट्रांसफार्मर है, उसका आपको उसने बोल दिया कि सर मान लीजिए कि हमें प्राइमरी करंट भी गिवन है, नंबर ऑफ टर्न एनपी गिवन है और एनएस भी गिवन है, ये तीन चीज गिवन है। सर सेकेंडरी कॉइल के थ्रू करंट क्या पास करेगा, तो बस वही वाला फार्मूला लगा दो, आई एस इज इक्वल टू क्या, ऊपर क्या रहेगा एनपी रहेगा, क्योंकि आप आई एस निकालना चाहते हो, अपॉन एन एस मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, आई पी। तो यहाँ से करंट निकल जाएगा, उसी रिलेशन से मैंने लिखा है, तो इजीली आप यहाँ से करंट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, लिखो आप। ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो लिखो आप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, दो टाइप के ट्रांसफार्मर, अप एंड डाउन। स्टेप अप, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है आपके पास, समझाता हूं, लिखो आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, नंबर ऑफ टर्न
turns in secondary coil is greater than primary coil. Number of turns in secondary coil is greater than number of turns in primary coil. तो मतलब स्टेप अप हो गया। स्टेप अप का मतलब हो गया इस सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और प्राइमरी कॉइल में क्या होंगे, कम होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि NS इज ग्रेटर देन NP। अब आपको याद कैसे रहेगा, जब स्टेयर्स चढ़ते हो जो आपको अप जाना होता है, ठीक ना, तो स्टेप्स किधर होने चाहिए, ज्यादा किधर होनी चाहिए, ऊपर, तभी तो जाओगे। ऐसे थोड़ी कि सबसे टॉप पे पहुंच जाओगे उसके बाद ऊपर जाओगे, कैसे जाओगे भाई, याद करने का तरीका समझ में आया। उस स्टेप अप मतलब सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होना चाहिए सर, अभी हमको ऊपर जाना है तो सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा, मतलब स्टेप ज्यादा होने चाहिए सर, उस पर हमें चढ़ना है सर। तो हम 1 2 3 4 चढ़ते जाएंगे सर, हमें ढेर सारी टर्न्स दिख रहे हैं अभी। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, तो आप ऊपर जाओगे, अप जाओगे। तो उसमें मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसके हिसाब से क्या होगा, पोटेंशियल फी क्या होगा, ज्यादा होगा। लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, भाई साहब 440 वोल्ट स्टेप अप। ध्यान से देखिएगा क्या करता है, यदि आपने इसको लो वोल्टेज दिया तो ये हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा और आपको दे देगा यदि आपको चाहिए तो उसको हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऐसा ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को ले 5 बार उसको कन्वर्ट करे, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करे, जिससे रास्ते में लॉस ना हो और आपको हाई वोल्टेज भेज दे, फिर वहां जाके आप लो वोल्टेज में बदल लीजिए। ये इसके लिए जरूरत है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। तो हमारी लाइफ में स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जरूरत है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की यदि हम बात करें, देखो स्टेप अप में क्या है, स्टेयर्स हैं, तो स्टेयर्स पे आप चढ़ते जाइए और आपका काम बनता जाएगा गाइस। यहां पे आप खड़े हो, ठीक है, तो स्टेप अप जाना तो क्या होना चाहिए, ये स्टेप्स ज्यादा देखने चाहिए, तो स्टेप अप। और आप गलती से खड़े हो जाओ यहाँ पे, तो बताओ ये क्या हो रहा है, आप नीचे जा रहे हो। तो प्राइमरी कॉइल में ये टर्न हो जाएंगे, सेकेंडरी में कम होंगे। तो स्टेप अप स्टेप डाउन का मतलब हो गया स्टेप डाउन। स्टेप डाउन क्या है भाई, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। चेस्टा, पीयूष, कुछ क्लियर हो रहा नहीं हो रहा रे, जल्दी लिख। पीयूष सुनाई दे रहा भाई, चलो।
स्टेप डाउन का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल इज लेसर देन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हम लेते नहीं मतलब हम खाली से रट्टा मार लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए कि एक हमने इनपुट दिया 220 वोल्ट का, हमने इनपुट दिया और करंट दिया कितना 10 एम्पियर का। ध्यान दीजिएगा पीयूष, हमने वोल्टेज कितना दिया है प्राइमरी में इनपुट 220 वोल्ट का, और हमने करंट कितना दिया है 10 एम्पियर का। और मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, दिया आपको, हमने लिख दिया है प्राइमरी है, वैसे क्वेश्चन में आपको लिखा होगा इनपुट है और 10 एम्पियर का इनपुट दिया हमने, और ट्रांसफार्मर है स्टेप अप। क्या है स्टेप अप? मैं चाहता हूं कि इसका वोल्टेज जो है, वोल्टेज V जो है इसका डबल हो जाए, ट्वाइस ऑफ द ये हो जाए, तो नंबर ऑफ टर्न स्टेप अप और स्टेप डाउन का नंबर ऑफ टर्न का रेशियो क्या होना चाहिए? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? बहुत आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं। चलो हाँ देखो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर मैंने बता दिया, अब भी सी बात है, स्टेप अप बताया सर, इसका मतलब सर NS इज ग्रेटर देन NP। सेकेंडरी कॉइल में सेकेंडरी बाद वाला में ज्यादा होना चाहिए सर, तभी ऊपर जाएंगे हम। और स्टेप अप है, और मैंने कहा कि वोल्टेज कितना, मान लीजिए कि ये इसमें नंबर ऑफ टर्न डबल है, मतलब NS इज ट्वाइस ऑफ NP, सीधा लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूं, बताइए वोल्टेज कितना ज्यादा सेकेंडरी में हो जाएगा? तो ध्यान से देखो, उल्टा करो यार, VS अपान BP इज इक्वल टू NS अपान NP। अरे सर ये तो बहुत आसान, ये ट्वाइस है, तो VS कितना आया अभी वो लगे 440 वोल्ट, देखा 440 वोल्ट लग गया, आ गया तेरे को। तो 440 वोल्ट का बेटा यहाँ पे क्या होगा, अपने को आउटपुट मिल जाएगा, और ये तो बड़ी अच्छी बात है सर। तो ट्रांसफार्मर से अपने को ये फायदा है। बेबू समझ में आ रहा है भाई? देखो मैंने लिखा है यार, NS अपान NP करोगे 2 आएगा, ओके सर 2 आ गया, और BP पता है 220 वोल्ट रखा, तो 440 वोल्ट VS बन गया। बोलो पीयूष। बिबू 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 अक्षित हर्षित बेटा बताओ, राधिका बेटा अब करंट कितना होना चाहिए बेटा, करंट कितना होना चाहिए सेकेंडरी में, बताओ आप लोग, करंट कितना होना चाहिए सेकेंडरी में? अरे नालायक, कह रहे प्राइमरी से ज्यादा, अभी तेरे को पास में था तो अभी कूट दिया तेरे को, मैं डाटा दिया है आंसर बता, मेरी से ज्यादा सबको पता है 5 एम्पीयर कितना होगा बेटा, 5 एम्पियर, हाफ हो जाएगा, तो 5 एम्पियर का करंट होगा। देखो क्या हो गया, करंट घट गया और वोल्टेज बढ़ गया। मैंने कहा था उल्टा होता है, नंबर ऑफ टर्न जिसमें ज्यादा होगा उसमें करंट क्या होगा, कम। तो NS में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा थे NP से, तो करंट उसका आधा, जितना भी रेशियो में होगा तो कम हुआ, लेकिन कितना कम हुआ वो आप रिलेशन डाल के निकालिए, NS अपान NP, NS अपान NP इज इक्वल टू IP अपान IS। तो NS अपान NP दैट इज 2 है ना, तो देखो ये हो जाएगा आपका 2, और आपको क्या निकालना, IP पता है आपको, तो IS इज इक्वल टू IP अपॉन 2 दैट इज 5 एम्पियर। बहुत आसान। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं ना, देखो अभी तो आपको बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये चीज आपको मैं प्रैक्टिकल नहीं करवाता ना, तो IS और BS और BP NS वगैरह आप लिख के बैठ जाते, और कल आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता, ट्रांसफार्मर ऑफ वाइंडिंग दिस एंड दैट,
सब करके आधा पेज का आपको लिख देता क्वेश्चन, और फिर आप कहते सर ये सब हम क्यों करें, हम तो फीलिंग में जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज। तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा जो भी पढ़े हैं उसका माइंड से पूछेगा करंट कितना मैग्नीफाई होगा, अब आपका दिमाग खराब, क्या बोल रहा है भाई। अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। कुछ बातें और बता देता हूँ मैं आपको। देखो बेटा दिक्कत क्या है कि करंट एनर्जी का लॉस क्यों होता है ट्रांसफार्मर में। मान लीजिए हमने एनर्जी जनरेट किया पावर हाउस से, फिर ट्रांसफार्मर में दिया, ट्रांसफार्मर क्या करेगा, तो मैंने बता देता हूँ आपको फंक्शन क्या होता है। जहाँ पे बनती है बिजली, मान लीजिए 220 वोल्ट की बिजली बनी, अब इसको हमें यहाँ तक क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसको क्या करेगा वो मैग्नीफाई करेगा। कौन मैग्नीफाई करेगा, ट्रांसफार्मर। तो आप 5 गुना करते हो तो क्या आती है 1100। ध्यान दीजिएगा जरा 1100 कैसे बना है, जरा देखिए आप लोग। 220 वोल्ट का 5 गुना करने पे आता है 1100 वोल्ट, देख रहे हो आप लोग। जब हाईली मैग्नीफाइड हो जाता है किसके द्वारा बेटा, ट्रांसफार्मर के द्वारा, तो क्या होता है, इसको हम भेजते दूर। क्यों, क्योंकि सर लॉस ना हो, हाई वोल्टेज को हम भेजते हैं, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, कम से कम लॉस होता है बेटा। और यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रख के इसको क्या करते हैं हम लोग, कम कर लेते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि सर ऐसा क्यों करते हैं हम, है ना। लॉस कहाँ होता है आखिर, तो लॉस कहाँ होता है, ध्यान दीजिएगा जरा, लॉस कहाँ होगा। ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो बना हुआ है आपका ट्रांसफार्मर का, उसी में लॉस होता है। जो बंदा देता है वो नहीं, वो तो देता है किलो 220 वोल्ट और ये भेज दो शहर तक, लेकिन जब आपको बोला जाए 220 वोल्ट शहर तक भेजो, तो आप 220 वोल्ट तक भेज ही नहीं पाओगे शहर तक, बीच में लॉस हो जाएगा। और जब शहर में जाएगा तो पता चलेगा कि कोई अप्लायंसेस काम ही नहीं कर रहे। ठीक है गाइस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि बीच में ये ट्रांसफार्मर है, बंदा खा रहा है पावर को। पावर को कौन कौन खा सकता है, खाने के दो बंदे हैं, दो हैं क्या बेटा, कॉइल, 2 कॉइल हैं, और एक क्या बेटा, एक सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ मटेरियल है, सॉफ्ट आयरन कोर का मटेरियल। 3 बंदे हैं जो आपका एनर्जी लॉस करा सकते हैं। चलते हैं कॉइल के पास। कॉइल से पूछा मैंने कि क्या करोगे आप, कॉइल ने कहा सर मैं किस मटेरियल का बना हूं उस पर डिपेंड करता है, तो मटेरियल खराब हुआ तो लॉस करवा सकता हूं सर, हीट जनरेट करवा सकता हूं, खत्म हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, ये बात समझ में आती है। उसने कहा दूसरी बात समझो सर, यदि आपका ये फ्लक्स, यहां से जो फ्लक्स बना और बीच में कोई फ्लक्स सेकेंडरी तक ना पहुंच के लीक हो गया बीच में, क्या हो गया गाइस, फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वहां तक नहीं पहुंची, लीक हो गई, खत्म हो गई, बीच में गिर गई, लीकेज हो गया सर, तो वहां से भी लॉस हो सकता है। मतलब कि सर पहला आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा कि सर वाइंडिंग, मतलब ये कॉइल की जो वाइंडिंग है उसकी वजह से। दूसरा हो सकता है सर फ्लक्स का लीक हो जाए, फ्लक्स लीकेज हो जाए सर। और ध्यान से सुनना, मतलब मैं ये नहीं कर रहा रट्टा मारना अपने को, लेकिन एग्जाम में पूछ जाए कि लॉस कैसे होता है, 2-3 बताओ, तो क्या करोगे आप। अब पहुंचते हैं सॉफ्ट आयरन कोर पे। सॉफ्ट आयरन कोर से मैंने पूछा कि आपकी क्या कहानी, कहता सर मेरे मटेरियल पे जाइए। हमने कहा बताइए। उसने कहा मैं हाईली मैग्नेटाइजिंग मटेरियल हूँ, और चैप्टर नंबर 5 यदि पढ़ते आप तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो आपके सिलेबस से शायद हट रहा है, लोग कह रहे हैं नहीं हटेगा तो बता दिया जाएगा, उसको नहीं पढ़ाया गया है। तो बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हाईली मैग्नेटाइजिंग मटेरियल होता है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए एक लॉस बनता है, एक कर्व बनता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच में, जिसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। और हिस्टेरिसिस लूप में जो एक लॉस होता है एनर्जी का, जिसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। ये चेष्टा बात को समझ पा रही होगी आप लोग, नहीं तो ये इसकी मटेरियल की वजह से एक जो लॉस होगा उसको बोलेंगे हम हिस्टेरिसिस लॉस। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप इसको लिख दोगे बस। और
अगला एक बात जो समझ में अभी तक नहीं आई, चौथा एग्जाम्पल वो हो सकता है बेटा, वायर में ये देखो करंट क्या हो रहा है, ध्यान देना जरा, ईडी करंट के पास चलते हैं। ईडी करंट कहता है सर मैं ऐसे जाता हूँ और ऐसे भी जाता, ये क्या कहता है मैं भी ऐसे जाता हूँ। कितने लोगों को समझ में आया कि यहाँ ईडी करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है भाई। ईडी, मैंने क्या बोला था आपको, ईडी करंट पढ़ते हो क्या, जाओ सेप पे जाओ, सेप पे, दिस इज करंट एंड दिस इज आल्सो, अपने को खुद ही को क्या कर रहा है गाइस, ये अपोज करने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से समझो, इसके सेप पे जाओ। तो यहाँ भी करंट जब दोगे आप, यहाँ से करंट आएगा, अभी यहाँ करंट आ रहा है, थोड़ी देर बाद यहाँ आएगा, देखो और थोड़ी देर बाद यहाँ आएगा करंट। तो ईडीज में भी तो ऐसे बनता था यार, भूल गए क्या, ईडीज याद है ऐसे पीयूष, पढ़ते नहीं हो तुम लोग घर पे। 4 लॉसेज लिख लो आप। पहला लॉस सर कॉइल की वाइंडिंग की वजह से होगा, दूसरा लॉस होगा सर यदि फ्लक्स लीक हो गया तो, क्योंकि जो फ्लक्स यहाँ से पास होगा वो फ्लक्स यहाँ जाना चाहिए और बीच में लीक हुआ तो सर गड़बड़ हो जाएगा सर। इसीलिए आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है 100% पावर, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, बीच में लीकेज नहीं होना चाहिए सर। और बीच में आपने लीकेज कर दिया मतलब आपने फ्लक्स को लीकेज कर दिया। फ्लक्स क्या करता था सर, ईएमएफ प्रोड्यूस कराता था सर, और ईएमएफ से क्या बन जाता सर, पावर V इज इक्वल टू पी आई, अरे P इज इक्वल टू वी आई बन जाता था। और दूसरा होता था सर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की एक कर्व बनता है जिसको हम हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं, उसकी वजह से लॉस होता है। और एक चौथा है सर, इस वाइंडिंग में जो करंट होगा ईडी करंट की तरह यदि हम बिहेव करेंगे तो ईडी करंट में क्या करता है, क्या करता है पीयूष, ईडी करंट लॉस करवाता है, जो भी हो रहा होगा ना बेटा उसको अपोज करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ का पावर पूरा यहाँ चला जाए, एनर्जी यहाँ से यहाँ चला जाए, उसको अपोज करेगा, और अपोज करेगा तो क्या होगा, लॉस करवाएगा। तो हम किसके किसके कारण पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लॉस कैसे होगा सर, एनर्जी का लॉस कैसे होगा। 4 तरीके, तो कौन कौन से तरीके, एनसीईआरटी तेरे पास नहीं है क्या, वहां पेज नंबर 261 घर में नहीं है, HYSTER ESIS HYS हिस्टेरिसिस लिख लिया, लिख दूं क्या, अरे बाप एच वाई, ओके क्या लिखा जरा बताइए, गलत ही लिखा है मेरे को पता है, HYS है, हाँ ठीक है, TERE दोनों है, हाँ TERESIS हिस्टेरिसिस लॉस। ये हिस्टेरिसिस लॉस होता है, मैं फिर से क्लियर कर दूं एक बार, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है ना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं मतलब सॉफ्ट आयरन क्या है बेटा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये कहाँ पढ़ते थे हम, चैप्टर 5 में, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उनके लिए एक कर्व बनता है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी में, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड B और H में एक रिलेशन बनता है इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में, उसको बोलते हैं हम लोग हिस्टेरिसिस लूप, और वो अपने प्रीवियस हिस्ट्री को रिपीट करता है, उसकी वजह से एक लॉस होता है। तो बस आप हिस्टेरिसिस लॉस लिख दोगे मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से, तो बस हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर का द एंड हो गया भाई। चैप्टर आप घर से करो, क्वेश्चंस करो, नहीं आता पूछो। और चैप्टर में क्या नहीं समझ में आया पीयूष, बीबू बता, जल्दी बता।